एक्सपीरियंस होते हैं, वो कंपनी ऐसे, वो ऐसे, ये ऐसे, ये वो से। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या ई ऑडिटोरियम में सक्सेस होना चाहते हो तो अपने आप को एक बच्चे की तरह खाली करो। जैसे एक बच्चा है, वो प्रत्येक बात को अपने पापा से या मम्मी से 5-5 बार पूछता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो बिल्कुल एम्प्टी होता है, वो खाली होता है। तो जीरो से शुरू करेंगे तो एकदम नई चीज हमें मिलेगी। जो भी कल्चर होगा वो नई तरीके से होगा, और हम पूर्व जो ज्ञान है उसी के ऊपर अगर दूसरा ज्ञान लगाएंगे तो वह आगे ज्यादा सफल होने में हमें बाधा देगा। इसलिए जीरो से शुरू करना चाहिए। ये सर ने बहुत अच्छा बताया था। और लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, वो क्यों करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको हमने अच्छे से देखा। दूसरे दिन हमने डे फर्स्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये देखा कि लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट थे वो हम वहां देख पाए। फिर डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे अनोखा फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन की पावर। और उसके अंदर हमने देखा, उर्मिल सर ने एक चावल के दाने का एक एग्जाम्पल या वीडियो दिखाया था, उसमें इतनी पावर बन जाती है। ऐसे ही अगर हमारी टीम की पावर बनती है तो एक दिन हमारा कारोबार बहुत बड़ा हो जाता है, और हम ये सोच भी नहीं पाते हैं कि कब इतनी टीम हो चुकी है। तीसरे दिन हमने देखा कि ई ऑडिटोरियम कंपनी क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या यूनिक चीजें हैं, और वो पीएन सर ने बहुत अच्छे से बताई। 9 चीजें ऐसी बताई जो और कहीं नहीं है। इसके नेक्स्ट डे हमने ये देखा कि ई ऑडिटोरियम कंपनी में सफल होने का डुप्लीकेशन सिद्धांत, और डुप्लीकेशन सिद्धांत में 2 ही चीजें हमने सीखने को मिली। एक तो वो कि जो आप चाहते हो वो किसी 2 को पाने में मदद कर दो, और ए और बी को अगर हम डेवलप कर देते हैं तो हमारे को वो अचीव हो जाता है जो हम पाना चाहते हैं। ये हमने देखा। फिर हमने वहां 3 की शक्ति देखी। हर जगह 3 चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं तो उनसे हमारा सब कुछ चेंज हो सकता है। डे 4 में कल हमने देखा कि 4P, कंपनी की प्रोफाइल, खुद की प्रोफाइल, प्लान, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें अगर हम प्रॉपर देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब देने से पहले हम टीम को कैसे बनाएं? टीम बनाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो होते हैं 4 बेसिक। और 4 बेसिक में हम आज देखते हैं डे 5 में। और डे 5 में मैं सभी का स्वागत करता हूं, जहां से हम आज स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ी टीम बनाने के जो स्तंभ हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। राइट? आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? एकदम बढ़िया। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम किसी व्यक्ति को ले आते हैं, आप अपने आप को देखना और डायरी पेन जरूर रखना। आज पीपीटी में आपको पॉइंट मिले नहीं मिले, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लेना। हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवा लेते हैं, और ज्वाइन करवाने में हम 2-3 फार्मूले यूज कर सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके प्रभाव से ज्वाइन हो जाता है। प्रभाव का मतलब होता है कोई आपको मना नहीं कर सकता और आपको देखते वो ज्वाइन हो जाता है। लेकिन क्या वो बिजनेस कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, उसको 4 बेसिक की जानकारी कैसे दें कि वो हमारे साथ बड़ी टीम बनाने में हमारी मदद करे। कुछ व्यक्तियों को हम और किसी प्रेशर में लेके, प्रेशर का मतलब होता है कोई ऐसा हमारा, जैसे कोई ऑफिसर चला जाता है तो नीचे वाला कोई भी व्यक्ति वो मना नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति प्लान को देख के आ जाता है कि यार अच्छा बिजनेस है, लेकिन बाद में उसको कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो कैसे भी वो व्यक्ति आपके पास आ चुका हो, लेकिन अब 4 बेसिक से उसकी टीम कैसे बिल्ड करें। तो सबसे पहले अपने आप को एक चेक कीजिए कि कोई व्यक्ति नया आ गया, क्या हम उसको सेकंड डे क्या बात करते हैं। सेकंड डे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि चलो लोगों से मिलाओ, चलो आपकी टीम बनाते हैं, चलो 5-7 लोगों के प्लान करवाओ। तो वो व्यक्ति घबरा जाता है। वो व्यक्ति ये सोचता है कि यार मुझे ये करना पड़ेगा, मैं तो सोचा ही नहीं था, ये जोड़ने वाला काम, ये ऐसा काम, कुछ ना कुछ वो डाउट ऐसे पैदा करेगा कि वो आपके साथ ना आके बहाने बना के कुछ ऐसी चीजें टाल मटोल कर देगा जिससे वो आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहता। तो उसके सेकंड डे क्या करना चाहिए? जैसे आपके पास में वो साइन अप होता है, सेकंड डे उसकी काउंसलिंग करके उसको आपके साथ लेना होता है। उसको बताना ही नहीं होता है कि हम किसी व्यक्ति को जोड़ने या हमें कहीं लोगों के पास जाना है। उसको पहले दिन आपको बैठ के उससे बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है वो आज हम सीख पाएंगे। ऐसी कौन सी 4-5 चीजें हैं जिनके कारण वो
खुद ये बोले कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ। तो वो कौन सी चीजें हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी टीम में जो 5 स्तंभ है उसमें से है सेल्फ प्रोजेक्ट। उस व्यक्ति के साथ में बात करके एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, और व्हाई यू आर डूइंग, वो इस बिजनेस को क्यों करे ये उसका कारण निकालना है। पहला स्तंभ है कि उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें और उसको वो बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो उसकी नीड वहां से हम निकाल पाए तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ के रहेगा। तो सबसे पहले मैं नीड को, अगर नीड और ड्रीम ये 2 चीजें होती हैं, ये आप उस व्यक्ति के साथ बैठेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। हो सकता है वो व्यक्ति अनजान हो सकता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ के बारे में बातचीत करने के बाद में हमें पता चलता है कि इसकी नीड क्या है। नीड को मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को हर महीने एक नई नीड होती है। एक सैलरी पर्सन होता है, वो अपनी नीड पूरी करने के लिए पूरी सैलरी को 1 से 10 तारीख के बीच खर्च कर देता है, और फिर 20 दिन वो दोबारा नई नीड पैदा हो जाती है, और फिर जैसे ही सैलरी आएगी फिर उसकी नीड में कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी डायरी में अपनी अपनी नीड देखें कि मुझे मंथली कितना पैसा चाहिए कि मैं इस काम को फुल टाइम कर सकूं। यदि मुझे इतना पैसा महीने का मिल जाए तो मैं इस काम को पूर्ण रूप से या फुल टाइम कर सकता हूं, ये मेरी नीड है। उस व्यक्ति से भी हम ऐसे बात करें कि वो व्यक्ति हमारे साथ क्यों काम करना चाहेगा, तभी कर पाएगा जब उसकी नीड पूरी होगी। जो चीज यदि वो कहीं दूसरी तरह से या दूसरी जगह लग के कर रहा है, वो चीज अगर यहाँ से आप दिलाने का उसको वादा करते हो या ये वो चीज उसको यहाँ दिखती है, तो वो व्यक्ति आपके साथ बैठने के लिए या आपके साथ काम करने के लिए राजी होगा। नीड की बात हुई, वो बोल रहा है मुझे 30,000 रुपए महीना चाहिए, और वो कितना कमा रहा है, वो बोला मेरी 20,000 सैलरी है या 40,000 सैलरी या 50,000 है, तो उसको ये बात कर सकते हैं कि आप 30,000 रुपए यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, उसकी नीड कितनी पूरी हो सकती है। तो बोलेगा यस सर, मैं आप कहोगे वैसे कर लूंगा अगर इतना पैसा मुझे यहाँ से मिल जाए तो। अब इतनी बात होने के बाद में उसी के साथ में बात करते हैं नीड एंड ड्रीम। ड्रीम देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को झकझोर देती है, और वो क्या है मैं बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे सपने होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, और सपने रियल में वही होते हैं जो खुली आंखों से दिखते हैं। किसी व्यक्ति से जैसे बात करेंगे हम, तो उनके ड्रीम, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे ये करना, बहुत बड़ा करना, ये करना, वो ड्रीम नहीं होता। ड्रीम पहले ये देखो कि उसकी खुली आंखों का मतलब है उसके आंखों में चल रहे हैं कि मुझे 5 से 10 साल में मेरी फैमिली में क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई करवानी है, वो एक खुली आंखों से दिख रहा है उसको कि मुझे इतना बजट चाहिएगा। बच्चों की शादी करनी है, ये उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये उसको दिख रहे हैं। वो एक अच्छा सा मकान बनाना चाहता है, वो उसको दिख रहा है कि मैं मेरी फैमिली को एक रहने के लिए अच्छा मकान बना के दूंगा। एक उसकी कोई छोटी मोटी कार की नीड है, वो उसको दिख रही है कि यार हमें भी ये चीज चाहिए। वो ऐसे ड्रीम है। अगर उसको लिस्टेड करवा लो कि आप बताइए आपके आने वाले 5 से 10 साल में आपको कितने पैसे की और जरूरत पड़ेगी। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं जरूरत पड़ेगी वो देख लेंगे, कभी होगा तो देख लेंगे, लेकिन उसको ये बात बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं, उनको अगर एजुकेशन अच्छी सी दें तो आने वाले 10 साल में कितना पैसा चाहिए आपको अगर उनकी शादी करनी है तो कितना पैसा चाहिए आपको, ये लिख सकते हैं आप टॉपिक। आपको उसके लिए एक मकान की जरूरत हो तो वो बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए आने वाले 10 साल में या 15 साल में, वो आपको एक लिस्ट बना के देगा कि मुझे CR में पैसा चाहिए, करोड़ों में चाहिए। अब आप उससे यहाँ से एक सवाल क्रिएट कर सकते हो, क्या आपको आने वाले 10 से 15 साल में इतने करोड़ रुपए की जरूरत है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई बैकअप है? कौन सा ऐसा बैकअप है जिससे आप इतने दिन में ये पैसा सेव कर सकते हो? क्योंकि आपकी सैलरी अभी आपने बताई कि मेरी 50,000 है और खर्चा मेरा 30 से 40,000 है, तो आपकी सेविंग क्या रही? आपकी सेविंग 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जो भी महीने की हो रही है, क्या आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ करने में कितने साल लग सकते हैं? वहां पर वो अपने आप को एनालिसिस करेगा
अब उस एनालिसिस में हमें ये बोलना है, यदि मान लो इतना बजट हमें 2 से 5 साल में मिल जाए तो क्या ये बिजनेस करने के लिए आप रेडी हो? क्या मेरे साथ आप रह सकते हो? तो व्यक्ति बोलेगा अगर इतना पैसा हम जो मुझे 10 से 15 साल में चाहिए वो 5 साल में अगर मुझे यहाँ से मिल पाता है तो मैं रेडी हूँ। वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा उसके दिमाग में एक छवि रहेगी, यार मुझे वो पैसा मिलेगा, वो मेरे जो कैरियर में मुझे चाहिए था वो यहाँ से मिलेगा, तो मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। अब वो आपसे क्वेश्चन क्रिएट करता है वहां ऐसी बात करते ही, आप तो बताइए मुझे करना क्या है? तो सेकंड नंबर पे उसी समय उससे बात करना है, जैसे कल सर ने बताया था कि एक कमिटमेंट करना, कमिटमेंट ले सकते हो। जैसे हम कमिटमेंट का मतलब होता है हम नौकरी के ऊपर कमिटेड होकर जाते हैं, वैसे उसको बोल सकते हैं कि आपको 4 से 6 घंटे रोज इस बिजनेस को देना पड़ेगा। मनी का मतलब है जो भी पैसा यहाँ कमाओ वो आपको कम से कम 10 से 20% यहाँ खर्च करना होगा फर्स्ट 2 से 3 साल। पहले 2-3 साल तक आपको 10 से 20% खर्च भी करना होगा। थर्ड, एक्शन का मतलब है कि आपको यहाँ पर कुछ एक्शन करने हैं और एक्शन करना है, सीखना है और उसके बाद में किसी को सिखाना है। क्या आप ये 3 चीज कर सकते हो तो मैं आने वाले 5 साल में आपका जो कैरियर बनाना चाहते हो वो कैरियर यहाँ से बनवा सकता हूँ। तो वो व्यक्ति आपसे बोलेगा मैं टाइम दे सकता हूँ, चलो मेरे पास पैसा आएगा उसमें से मैं यहाँ मेरे ऊपर इन्वेस्ट या खर्च कर सकता हूँ। तीसरा, वो कहेगा कि मैं एक्शन सीखने के लिए रेडी हूँ। अगर वो ये कहे कि आप तो बताइए मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, तो हमारा ये एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, उसको बोला जाता है या प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है कि हम अभी लोगों को स्वस्थ करने के बिजनेस में हैं और आपको जो रिजल्ट आ रहा है या आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो आप कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आने वाले 2 से 4 साल में। तो बोल सकता है मैं लाखों लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मुझे बताइए करना क्या है। तो अब वहां से उसको एक एक्शन दिया जाता है क्या करना है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर देखते हैं हम, लिस्ट बिल्डिंग। एक्शन का मतलब काम करना है, तो उसको काम करवाना है लिस्ट बिल्डिंग पे। मोहन सर, इसमें आपके आगे करोगे स्लाइड तो प्रोजेक्ट का फोरम है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे की लिस्ट कैसे बनेगी उसके ऊपर है, सारी पीपीटी है सर। जी जी, तो एक बार प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। और नेक्स्ट करो सर। यस, यहाँ पर उसको एक प्रोजेक्ट फॉरम दे सकते हैं और उस प्रोजेक्ट फॉरम में हम वहां से संकल्प मतलब उसका एक संकल्प फॉरम बना सकते हैं कि 2025, 26 और 27 आने वाले 3 साल में हम कितने लोगों को स्वस्थ करने का एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं और बिजनेस शुरू करवा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना सकते हैं, ये तीनों चीजों का एक प्रोजेक्ट फॉर्म तैयार करवाते हैं और इस प्रोजेक्ट को लेके उसके ऊपर हम काम कर पाते हैं। तो इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लें और एक व्यक्ति नए व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट फॉर्म पे बात करनी है। जब उसकी नीड और ड्रीम डिफाइन हो जाए उसके बाद में ये उससे एक प्रोजेक्ट तैयार करवाना है। अब मिशन तैयार हो गया उसके लिए और वो हर साल कितने लोगों को स्वस्थ करने का वादा करता है, कितने लोगों को बिजनेस में लाना चाहता है, कितने लोगों को इनकम बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो वो चीज उसके सामने रहेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग। देखिए सबसे पहले मैं लिस्ट का मतलब समझाता हूं। लिस्ट होती क्या है, बहुत से लोगों को ये नहीं है कि लिस्ट क्या है। लिस्ट वो समझते हैं कि मेरे पास तो दिमाग में ही है, मेरे पास मोबाइल में है। मेरे पास तो लोगों की लिस्ट मोबाइल में ही भरी है, आप बताओ मेरे पास में 3000 लोग हैं, क्या करना। लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लिस्ट डायरी में नहीं बना पा रहे हो तो ये बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि आप किसी फैक्ट्री को
यदि खोलना चाहते हो और उसका डायग्राम अगर आपके पेपर पे नहीं है, आप उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, उसका डायग्राम का मतलब है उसके सारी चीजों को आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको अपने तैयार करने में भी आपको बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता। आपको मोबाइल में दिखते हैं मेरे पास में हजारों नाम है, लेकिन दो चीजें समझना, माइंड में मेरे पास में बहुत से लोगों के नाम हैं, लेकिन माइंड और मोबाइल कभी भी खराब हो सकते हैं, कभी भी बंद हो सकते हैं। आप एक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आपका अभी बहुत अच्छा माइंड था कि मैं 5 लोगों से बात करूंगा आज, और अचानक से एक ऐसी घटना हो जाए हमारी फैमिली में, या कुछ भी आ जाए, या कोई ऐसा झगड़ा हो जाए, उसके बाद में आप खुद बोलोगे अभी मेरे पास कुछ नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मोबाइल के अंदर कोई भी, अगर आप मोबाइल में देख के बात करने वाले थे और वो आपका मोबाइल का बैटरी लो हो गया, डिस हो गया, अब वो मोबाइल आपका ऑफ हो गया, तो क्या उन लोगों के नाम और नंबर आपके पास रहेंगे? तो आपका वो पूरा दिन खराब हो गया, हो सकता है आपको चार्जिंग कम मिले। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है, तो आपको डायरी और पेन लेके लिस्ट बनानी है। कैसे बनानी है वो अभी आप बात करेंगे हम। सर एक कौन स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहा है? एक बार पीपीटी को दोबारा ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों मोहन जी ने बात किया, जो लिस्ट है ना हमारी, ये इंडस्ट्रीज है। तो इंडस्ट्रीज में जैसे रॉ मटेरियल होता है तो ही कोई एक चीज आउटपुट प्रोसेस होके कोई चीज बन के बाहर आती है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सेक्शन का फैक्ट्री है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? एल्यूमिनियम का स्क्रैप। तो नेम लिस्ट वो अपना रॉ मटेरियल है, और वो तैयार नहीं होगा तो हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते। यस वेलकम। तो सर लिस्ट को हमें डायरी में लिखना है। अब लिस्ट जरूरी क्यों है? अभी सर बोल रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल है। हम किसी भी, जैसे कोई प्रोग्राम है हमारे, शादी विवाह कुछ भी है, हमें एक हलवाई से मसालों की लिस्ट मिलती है। यदि वो लिस्ट नहीं बना के दें तो क्या हम सामग्री ला पाएंगे? अपने आप को चेक करके देखो, क्या मुझे हलवाई ने बोल के बता दे कि ये लाना है, क्या हम ले पाएंगे? क्या हमें किसी को निमंत्रण देने और हमारे 1000 कार्ड हमने एडिशन बनाए और हमारे पास लिस्ट नहीं है, क्या सब लोगों के पास प्रॉपर पहुंच पाएंगे वो? तो हाँ, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि लिस्ट है तो प्रॉपर एक एक व्यक्ति या एक एक आइटम को हम चुन चुन के ला सकते हैं, कोई भी आइटम छूटेगा नहीं। और यहाँ पर भी इस बिजनेस को हमें प्रत्येक व्यक्ति तक डिस्कस करना जरूरी है, बताना जरूरी है। वो होता है जो बहुत बड़ा एक मतलब कच्चा सामान होता है, उसमें से मेटल निकालना, अभी अगला पॉइंट आएगा प्रोस्पेक्टिंग। मेटल निकालना हमारा काम है कि हमारे लायक कौन सी चीज है। तो वो एक डायरेक्ट तो आपको मिलेगी नहीं, उसको चुनना होता है, ढूंढना होता है। ढूंढने की जो अभी नेक्स्ट प्रक्रिया आएगी आपको, वो प्रक्रिया उस रॉ मटेरियल में से ही मिलेगी। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बिल्डिंग करनी है, और वो कितने लोगों की करनी है? मिनिमम आपको बोलूँगा 150 लोग होने चाहिए। इसको नोट करो कि लिस्ट में आपके शुरुआत करते हैं बिजनेस, तो उस समय 150 लोग मिनिमम होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें आपको 3 प्रकार के लोग मिलने चाहिए। 50-50-50 की 3 कैटेगरी लोग। 50 लोग बीमार हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। 50 लोग बेरोजगारों की लिस्ट बनानी है, और 50 लोग हमें जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में दिख रहा है वो या जॉब तो कर रहा है लेकिन इनकम को लेके परेशान। क्योंकि ये बिजनेस आप अगर बीमार लोगों को दोगे तो आपका बिजनेस बीमार हो जाएगा लास्ट में। इस बिजनेस में हमें तीनों प्रकार की श्रेणी, बीमार लोग भी आते रहेंगे हमारे कस्टमर के रूप में, तो हमारी नींव मजबूत होती है। नींव कैसे? जैसे हम कोई भी नींव भरते हैं किसी मकान की, तो उसमें छोटे छोटे पत्थर जो बेडोल होते हैं उनको बीच में डालना जरूरी होता है, जिससे नींव मजबूत होती है। तो हमारे जैसे जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ये बीमार लोग जो अपना प्रोडक्ट लेके
हमें वो बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट लेके हमें रिजल्ट शेयर करते रहेंगे तो हमारी नींव मजबूत होती रहती है, हमारा प्रचार होता रहता है कि मुझे ये रिजल्ट है। लेकिन जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनके साथ में बैठ के हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है और वो इस बिजनेस को बड़ा करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो हमें 3 प्रकार के लोगों को 50-50 लोगों को 150 लोगों की लिस्ट तैयार करनी। अब लिस्ट में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें तो होनी चाहिए उसकी लिस्ट में। सबसे पहले सीरियल नंबर होना चाहिए। आपकी डायरी लो और उसके अंदर पहला कॉलम बनाना है सीरियल नंबर। और देखिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नाम लिखो, उसमें 2 से 3 लाइन खाली छोड़नी है। मतलब एक डायरी के पेज में 5 से 6 नाम ही आने चाहिए आपके। ऐसा नहीं कि हम प्रत्येक लाइन को भर दिया, आराम से बीच में 2-3 लाइन खाली छोड़नी है। खाली का भी अभी मैं आपको महत्व बताऊंगा। और प्रॉपर अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको ये बहुत बड़े काम आएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये है व्यापार, और व्यापार हमेशा बही खाते का होता है, लिखने का होता है। तो आपको सबसे पहले अपने कच्चे मटेरियल को जो लिख रहे हो, नेम लिस्ट बना रहे हो, उसको आपको बहुत अच्छे से लिखनी है। सबसे पहले उसका दूसरा सेकंड कॉलम आएगा, उसमें उसका नाम होना चाहिए, इसका प्रोस्पेक्ट का आप लिख सकते हो अपनी डायरी में। थर्ड कॉलम में उसका कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर लिखना है, थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम में उसकी प्रोफाइल लिखनी है, क्योंकि जब भी आप व्यक्ति से बात करने की बात करोगे तो उसका प्रोफाइल आपके सामने दिखना चाहिए कि वो एडवोकेट है, डॉक्टर है, या टीचर है, या फार्मर है, जो भी उसकी कैटेगरी है, वो प्रोफाइल है, वो आपको लिखनी है। प्रोफाइल के बाद में लिखना है उसका पैलेस, कौन से शहर से बिलोंग करता है, कौन से गांव में रहता हो, वो आपको लिखना है। इसका एक महत्व होता है, क्यों लिखते नाम गांव का, क्योंकि उस एरिया में हमारी टीम पहले से चल रही है या नहीं चल रही है, उसके हिसाब से हम उससे बातचीत करेंगे। इसके बाद में आती है कैटेगरी। अगले कॉलम लिखना है आपको कैटेगरी। कैटेगरी लोगों की बहुत सी होती हैं, लेकिन हमारी जो कैटेगरी इसके अंदर होती है लिस्ट में, वो 3 मुख्य कैटेगरी होती हैं। एक पहली कैटेगरी आपको लिखनी है हॉट। हॉट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको, और इसको अच्छे से लिखोगे तो आपको अभी आगे बात करने में या प्रोस्पेक्टिंग करने में बहुत कुछ मदद होगी। सेकंड आती है वार्म। हॉट का मतलब होता है गर्म, वार्म का मतलब होता है गुनगुना, ना गर्म ना ठंडा। और तीसरा होता है कोल्ड। हॉट, वार्म और कोल्ड, ये 3 कैटेगरी होती हैं। तो उस नाम के सामने आपको कैटेगरी के कॉलम में लिखना है कि ये मेरा हॉट है या वार्म है या कोल्ड है। अब मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा, हॉट कौन होते हैं। हॉट व्यक्ति वो होंगे जो आपके ब्लड रिलेटिव है, आपके ब्लड रिलेटिव, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे अपने चाचा ताऊ हो, चाहे भाई हो। देखिए, हॉट क्यों बोला गया उनको बिजनेस बताने का अलग तरीका होता है। उनको अगर आप प्लान शो करोगे तो वो आपका प्लान नहीं देखेंगे। आप उसको प्रोडक्ट बताओगे तो प्रोडक्ट को नहीं समझ पाएंगे कि आप डॉक्टर कब से बन गए। उनका एक अलग तरीका होगा जो अभी आगे बताएंगे हम। तो हॉट वे होते हैं जो हमें गर्म कर देते हैं या जला सकते हैं। कैसे? जैसे डायरेक्ट सेलिंग का एक नेगेटिव इंडस्ट्री के रूप में लोग इसको सोचते हैं शुरू में। तो लोगों को जैसे आप जाके घर में फैमिली को या अपने हॉट व्यक्ति को ये बोलोगे कि मैं आज एक 10,700 रुपये दे के कंपनी ज्वाइन की है या मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, तो वे आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोल दी, वैसे सोचोगे कि यार मैंने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। कहने का मतलब आपको जलाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको वो हॉट होते हैं। लेकिन वही व्यक्ति सबसे चाहते भी होते हैं। जब आप सक्सेस होंगे उस दिन वो आपको ऑटोमेटिक क्या बोलने लग जाएंगे कि अगर इतना अच्छा बिजनेस था, इतनी ग्रोथ वाला बिजनेस था, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने। यदि उनको आपने आज नहीं बोला तो वे बोलेंगे कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर इतना अच्छा बिजनेस था तो वो आपको ओलमा भी दे सकते हैं। इसलिए उनको बताने का एक तरीका होता है, उसके हिसाब से हमें हॉट से बात करनी पड़ेगी। सेकेंड मैं बोल रहा हूँ वार्म। वार्म वे लोग होते हैं जो आपको 1-2 दिन से लेके 5 से 7 दिन में एक बार जरूर आपसे कहीं ना कहीं वो टच हो या होती है, मिल जाते हैं बस पे ट्रैक पे, कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते हैं। 2-4 दिन से वो लोग आपके वार्म कैटेगरी में आते हैं।
ये व्यक्ति सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं, ये आप पे वैल्यू ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप रोज कहीं ऑफिस या रोज कोई काम का विश्वास रहता है कि यार ये बंदा कोई ना कोई काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति आए, उसके सामने आपको वार्म लिखना है। कोल्ड व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडे, कहने का मतलब उससे हमें 6 महीने 12 महीने से कभी कोई मुलाकात हुई हो, पहले हमारे दोस्त थे लेकिन वो किसी कामकाज के कारण दूर चले गए और वो कहीं 6 महीने 12 महीने से हमारी कोई हेलो हाय या तो व्हाट्सएप पे होती है या कभी कोई मुलाकात होती है, ऐसे व्यक्ति कोल्ड होते हैं। तो उनके सामने आपको कोल्ड कैटेगरी लिखनी है। तो आपने क्या क्या लिखा, लिस्ट बनाने में ध्यान रखें, आप उसका सीरियल नंबर के बाद में नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफाइल, प्लेस और कैटेगरी। कैटेगरी के बाद में आपको 2-3 कॉलम खाली छोड़ने हैं, जिसमें नंबर 1, 2 और 3 कॉलम आपको बनाने हैं, वो खाली छोड़ने हैं, उसमें कुछ नहीं करना। और चौथा कॉलम एक और लास्ट में रहेगा, क्योंकि सेकंड पेज में चला जाएगा एक डायरी में, उसमें बोलते हैं रिमार्क लगा दो। अब ये कॉलम कब आएंगे, जब अभी हम करेंगे उस समय वहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें कि फर्स्ट बार मुलाकात की तो क्या पॉजिटिव था उसमें, मतलब उससे बात की तो वो बीमार मिला, बेरोजगार मिला या कम आय को लेके परेशान है, तो आपको वहाँ पे लिखना है कि इस व्यक्ति के साथ में ये समस्या है। दूसरी बार मुलाकात हुई तो उससे क्या पॉजिटिव चीज़ मिली वो लिखनी है। तीसरी बार मुलाकात में उसको जो भी आपको चीज़ें मिले, ऐसे 2-3 बार बात करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप मजबूत होगा और वहाँ उसको नोट करना, क्योंकि ये बिजनेस लिखने का बिजनेस है, एक एक व्यक्ति की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कोई विशेष हो वो रिमार्क में डालें कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है, हमारे साथ में जुड़ चुका है, इतने रुपए से उसका साइन अप हुआ है, इस डेट को हुआ है, वो रिमार्क में हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक डायरी के अंदर 5 से 6 लोगों के नाम लिख सकते हैं। एक व्यक्ति के बाद में 2-3 लाइन खाली छोड़ के दूसरे व्यक्ति को लिखें। तो इसके बीच में जैसे कई बार बहुत से लोगों के नंबर डबल होते हैं, कई के पास 4-4 मोबाइल नंबर होते हैं, तो 4 मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपके पास जगह है तो लिख सकते हो सकता है आपको उसको एड्रेस के लिए पहले पता था कि वो जयपुर में रहता है, लेकिन रियल में जब मिला ना तो वो तो कहीं अहमदाबाद में रहता है, तो आपने उस एड्रेस में काटा पीटी न होके नीचे जगह है तो आपके दिमाग में कहीं और था, उसका रियल एड्रेस कुछ और निकला तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आए, डायरी में आपकी डायरी गंदी नहीं हो। और ये डायरी ऐसी है, इसकी मैं तो ये कहता हूँ, या नेटवर्क मार्केटिंग के जो दिग्गज ये कहते हैं कि इसकी 3 कॉपी होनी चाहिए आपके पास। आप एक बार पूरे गर्त में चले जाएं तो भी अगर आपके पास नेम लिस्ट है तो आप वापस करोड़पति बन सकता है व्यक्ति। तो नेम लिस्ट एक आपके पास रहनी चाहिए, एक आपके घर के काउंटर में रहनी चाहिए घर पे, और एक आपके बैंक में लॉकर में रख सकते हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप इस लिस्ट को बहुत साफ सुथरी और तरीके से बनानी है 150 लोगों की। अब रूल नंबर 2, लिस्ट बनाने के बाद में 2 नंबर पे क्या करना है। पहला नंबर है लिस्ट तैयार हो गई, सेकंड नंबर है इस लिस्ट में 10% नाम हर महीने नए जोड़ने हैं, लिख सकते हैं इसको। 10% आपको इंक्रीज करिए लिस्ट को। कैसे, आपने 150 लोग लिखे तो हर महीने 15 नए नाम जोड़ने, क्योंकि हम मानव हैं, हम कहीं न कहीं घूम फिर रहे हैं तो लोगों से तो हम टच हो रहे हैं, तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो 2 दिन में एक व्यक्ति का नाम आपकी डायरी में 151 नंबर पे लिखना चाहिए। 150 तो आपने बना लिए, 151 पे 2 दिन में एक नाम, फिर 2 दिन में एक नाम, मतलब महीने में आपके 10% नाम बढ़ जाने चाहिए। रूल नंबर 2। तीसरा, आपके इस लिस्ट में से 15% आपकी सेल्फ होनी चाहिए इस लिस्ट में। कैसे होंगी अभी आगे बात करेंगे, लेकिन लिस्ट के साथ में आपको 15 प्लान हो जाएंगे और 15 नाम नए जुड़ जाएंगे, तो आपका अगले महीने के लिए रॉ मेटेरियल कभी खत्म नहीं होगा, वही 150 आपको तैयार मिलेंगे। बहुत से लोगों से मैंने सुना है मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। अगर मैं रूल 3 बता रहा हूँ, पहले 150 की बनाओ, दूसरे में आपको 10% इंक्रीज करते रहो और तीसरे में 15 प्लान खुद के होने चाहिए। मैं भी आज 15 प्लान मेरी लिस्ट में से खुद करता हूँ, टीम को भी ये सिखाता हूँ कि 15 प्लान हर महीने आपके कम से कम होने चाहिए आपकी लिस्ट में से, और 15 नए नाम जुड़ जाने चाहिए। तो आपको कभी भी लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर करनी है तो हमें हर व्यक्ति को नए नामों की जरूरत पड़ती रहेगी हमारा, और नए प्लान होते रहेंगे तो आपके बिजनेस में एक नई पॉसिबिलिटी मिलती रहेगी। तो ये तो हो गया लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है। अब इसके अंदर
लिस्ट जो 150 नाम है उनके लिए हम किस प्रकार से उन नामों को लें, तो हमारे पास में एक फ्रेंड फार्मूला होता है, FRIENDS। इस फ्रेंड फार्मूले से अगर हम 20-20 नाम भी निकालते हैं तो 7 वर्ड हैं, उनमें से हमें 140 से 50 नाम मिल सकते हैं। तो ये हम कभी और डिस्कस करें इसमें। फ्रेंड का मतलब F मीन्स फैमिली, फैमिली के कितने लोग हैं जिनको आप जानते हो उनकी लिस्ट बनाओगे। स्लाइड दे दो मोहन सर, नेक्स्ट स्लाइड दे दो, उसमें है सब। यस यस। जिंदगी के महत्वपूर्ण लोग जिनकी लाइफ में हम खुशियां लाना चाहते हैं वो कौन कौन है। यस, तो ये आ गया देखिए फ्रेंड फार्मूला। इसके ऊपर आप F मीन्स फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्त और परिवार वालों के 20 से 22 नाम आप लिखोगे तो आपको 150 नाम करने में मदद मिलेगा। सेकंड वर्ड है यहाँ R मीन्स रिलेटिव। आप कितने रिलेटिव को जानते हैं, आपके पास में अगर नंबर नहीं है तो रिलेटिव से रिलेटिव का नंबर लेके आप लिख सकते हैं। इसके बाद में I मीन्स इंस्टीट्यूशन, मतलब आप कहाँ किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और उनसे कहाँ जैसे कोई आपने कॉलेज में साथी दे, कहीं आपको हॉस्पिटल में तो साथी मिले, ऐसे इंस्टीट्यूट में कहीं भी आपको कोई कांटेक्ट मिला हो उनको लिखना है। E फॉर एजुकेशनल फ्रेंड, एजुकेशनल का मतलब आपके साथ में कहीं ना कहीं पढ़ाई की होगी उन्होंने, उन लोगों का। N फॉर नेबर, D फॉर डेली डे टू डे पीपुल, या अपन ये भी बोल सकते हैं इसमें डॉक्टर्स का मतलब होता है प्रोफेशनल लोग डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास में हम जाते आते रहते हैं, वहाँ हम नाम ऐड कर सकते हैं। एस मीन्स सोशल मीडिया, या इसको इससे अजनबी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लो आपको कोई भी ओला उबेर ने सर्विस ली, वहाँ भी हम उसका नाम ऐड कर सकते हैं बातचीत करके। हमें कोई भी ऑर्डर मंगाया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे कुछ भी लोग हमें आते हैं उनसे हम लिस्ट बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये 7 वर्ड हैं, इन 7 वर्ड पे हम अगर काम करते हैं तो हमारे को 150 लोग के नाम कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब हम बात करते हैं ये लिस्ट, अभी ये भी बता दिया मैंने, बीमार, बेरोजगार और कम आय वाले लोगों से हमें ये लिस्ट तैयार करनी है। तो सभी लोग जिस प्रकार से जिस फार्मूले में मैंने बताया उस प्रकार से इन लोगों को आपको डालना है। अब लिस्ट बिल्डिंग हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि हम उसको शेयरिंग कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो कल हमने सीखा था कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करना होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मैं किस प्रोडक्ट को, या आप अपनी तकलीफ को बता सकते हो और अपने पास में जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के बारे में उनको बातचीत कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट मैंने जब कब देखा तो मुझे मैंने क्यों लिया और इससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, और इस फ़ायदे के बाद में मुझे जो मकसद बनाया वो आज मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव किया, जिसमें स्वास्थ्य में, रोजगार में, आय में, और मैं आज इस मिशन के तहत इस प्रकार काम कर रहा हूँ। ये अगर आप इंट्रोडक्शन जो कल हमने सीखा था वो अगर हम दे सकते हैं तो वो व्यक्ति आपसे बात सुनने के लिए तैयार। अभी देखिए लिस्ट तैयार हो गई। अगला वर्ड आता है अपना कल बता दिए नहीं तो पीछे लो मोहन सर, मैं थोड़ा क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। आपकी लिस्ट तैयार हो गई पीछे, मतलब जैसे आपने यहाँ बस ना आगे नेक्स्ट करें, आगे नेक्स्ट करें, एक और नेक्स्ट करें, एक और नेक्स्ट करें लिस्ट के इस फॉर्मूले के आगे। ओके रोकिए। तो हमने लिस्ट बना ली, पीछे वाला, यस, यहाँ पे हमने लिस्ट बना ली। अभी हमारे पास कैटेगरी वाइज लोग भी हैं, तो ये तय करें कि जिस भी व्यक्ति को आप बुला रहे हैं उससे या जिससे मिलना चाहते हैं, आपके इनसाइड ये क्लियर होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को क्यों मिल रहा हूँ। इसका स्वास्थ्य के बारे में बात करूँगा, इसको बिजनेस के बारे में बात करूँगा, या उसकी साथ में मैं उसको मैं इनकम बढ़ाने के बारे में बात करूँ। ये आपके लिए इंटेंशन क्लियर होगा तो आप बता सकेंगे कि आज मैं आपके पास क्यों आया हूँ। उसके साथ पूरा कनेक्ट हो, उसको कॉन्टैक्ट मत रखो। मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि ये बिजनेस जुड़ने का नहीं है, लोगों को जोड़ने का नहीं है, जुड़ने का है। अगला कदम मोहन सर वहीं पे रोको, उसी स्लाइड पे रोको। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा यहाँ से लेना चाहूँगा। अभी देखिए आप 2 नंबर हमारा क्लियर हो चुका।
3 नंबर है प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन। समझने वाली बात है, सबसे पहले तो बहुत से जो नए लोग आए हैं उनको भी प्रोस्पेक्ट का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। तो आज सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। तो अपने आप को एक बार याद करो कि प्रोस्पेक्टिंग क्या मीनिंग है, क्या किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप आज उसको लिखना है अभी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है भावी व्यक्ति जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़कर इस बिजनेस में हमारे साथ काम करने वाला है, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ काम करना है, वही प्रोस्पेक्टिंग है। और उसको हमारे लायक बनाना है, हमारे बिजनेस में लाने के लायक बनाना है। कहने का मतलब मैं इसको एक सिंपल में आपको समझाऊं कि हमें गेहूं की फसल बोनी है, मतलब गेहूं बीज, उससे पहले खेत को तैयार करना प्रोस्पेक्टिंग है। सही, एक फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, वो ट्रेलर एक प्रोस्पेक्टिंग है। इन लोगों को एक क्यूरियोसिटी बनाना, आपके प्रति एक आकर्षण करना प्रोस्पेक्टिंग है। इसकी अगर सिंपल में 2-3 परिभाषा बताना चाहूँगा। साधारण में ये भी बोलते हैं लोहे को गर्म करना प्रोस्पेक्टिंग है। लोहे को गर्म करना प्रोस्पेक्टिंग है। अगर लोहे को आपने गर्म कर दिया तो आप जैसा कर डालोगे वैसा ढल जाएगा, लेकिन अगर आप ठंडे पे चोट मारोगे तो वो और भी खराब हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो लोहे को गर्म करना एक प्रोस्पेक्टिंग है। इसका एक और मीनिंग बताता हूँ आपको। गार्बेज से मेटल छांटना, मतलब एक रॉ मेटेरियल आपके पास में बहुत सारा कचरा है, उसमें से एक अच्छी धातु निकालना प्रोस्पेक्टिंग है। क्या मेरी चीज समझ में आ पाई होंगी? खेत में अनाज या गेहूं बोने से पहले खेत को तैयार करना प्रोस्पेक्टिंग है, जिससे जब भी हम बीज बोने की कोशिश करें वो बीज अच्छा ग्रो कर पाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको डायरेक्ट बीज को ही बो देते हैं कि अब ये खेत के अंदर कोई जुताई नहीं करते हैं, कोई उसका वो नहीं करते, तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट बीज बोते हैं। और हम उम्मीद ये करते हैं कि ये बहुत बड़ा योगदान देगा या बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। प्रोस्पेक्टिंग में एक होता है फार्मिंग और एक होता है हंटिंग। लिखना, इन वर्ड को लिखना ये बहुत काम के हैं। फार्मिंग का मतलब अभी मैंने बताया गेहूं को बोना है, वो फार्मिंग है। तो फार्मिंग का मतलब एक एक प्रोसीजर टू प्रोसीजर आप चलोगे तो वो फार्मिंग होती है। हंटिंग का मतलब होता है डायरेक्ट कोई दिखा और उस पर तीर मार दिया आपने, वो शिकार होता है। हमें यहाँ इस बिजनेस में फार्मिंग करनी है, हंटिंग नहीं करनी है। इसको मैं एक एक मिनट में समझाना चाहूंगा। फार्मिंग का मतलब हो गया, आप सबसे पहले खेत की निराई गुड़ाई करके उसको तैयार करोगे, फिर बीज बोओगे, फिर बीज बोने के बाद में उसमें पूरा पोषण दोगे, खाद बीज उसकी आप सुरक्षा करोगे, और उसके बाद में 6 महीने के बाद में फल आता है वहां। लेकिन हंटिंग क्या हुआ, एक एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति था जिसको हिरण की जरूरत थी, एक शिकार की जरूरत थी, हिरण चाहिए था उसको। वो जंगल में निकला, और जंगल में निकला तो उसने जैसे ही एक झाड़ी में आवाज आई, उसने तीर चला दिया और जाके देखा तो वहां पर एक भेड़ियों को मार दिया उसने। फिर आगे गया, फिर जाते उसने फिर दोबारा आवाज आई, फिर तीर चला दिया, फिर किसी अन्य जानवर को मार दिया जो उसके काम का नहीं था, हिरण नहीं था। ऐसे कम से कम उसने 10 तीर मार दिए, 10 जानवर ऐसे थे जो हिरण नहीं थे। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, वहां क्या उसको हिरण मिला? नहीं मिला। हिरण सही तरीके से सही निशाना और सही जानवर को पहचान कर मारता तो हिरण मिलता। लेकिन कल अगर वो दोबारा शिकार पे जाएगा तो उस रास्ते में उसको बदबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, जानवर भी वहां नहीं मिलेंगे और उस रास्ते में बदबू रहेगी। कहने का मतलब मैं यहां पर ये बात करना चाहता हूं, यदि आप गलत तरीके से लोगों को बिजनेस बताओगे तो आप जिस मार्केट में जाओगे उससे पहले ही आपकी बदबू फैल जाएगी। बदबू का मतलब अरे वो आ रहे हैं, उससे दूर हो जाना, वो जोड़ने वाला काम कर रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हंटिंग, क्योंकि आपने गलत तरीके से अप्रोच की। लेकिन अगर आपने फार्मिंग, जो अभी मैं बताऊंगा, उस तरीके से अप्रोच कर दी तो लोग आकर्षित होंगे आपके प्रति क्यूरियोसिटी होगी, यार पता नहीं वो क्या करता है, एक बार देखे जानते हैं उससे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, फार्मिंग और हंटिंग, हमें हंटिंग नहीं करनी है इस बिजनेस में, हमें किसी को शिकार नहीं करना है, हमें एक एक व्यक्ति का महत्व समझना है, एक एक व्यक्ति को हमें इस बिजनेस में महत्वपूर्ण समझ के बात करनी है। यही हमारी प्रोस्पेक्टिंग है।
तो प्रोस्पेक्टिंग में अभी आपको कुछ वीडियो भी हम दिखाएंगे। प्रोस्पेक्टिंग में एक वर्ड होता है और पहला वर्ड है FORM। एक फॉरम टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है। पहले जैसे ही किसी व्यक्ति से आप लिस्ट में नाम लिखा, उस लिस्ट में नाम लिखा, उस व्यक्ति से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आपको उससे हेलो हाय करते समय उसकी पोजीशन का ध्यान रखोगे, वहां वो क्या कर रहा है, कहां पर है, आपकी बात सुनने के लायक है नहीं। बातों ही बातों में पूछना है। कैसे? और भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो अभी, मतलब उससे आपने पूछा और वो ये बोल रहे हैं यार मैं अभी एक भीड़ में बस में खड़ा हूं या ट्रेन में बहुत भीड़ है उसमें खड़ा हूं, तो आपको लग जाना चाहिए कि अभी मैं बात करूंगा तो मेरी बात सही तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर वो व्यक्ति ये बोले यार फ्री बैठा हूं, बस बिल्कुल घर पे ही बैठा हूं, और बताइए आप सुनाइए, ऐसे अगर आवाज आती है तो आपको वहां आगे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को पहचान ही नहीं पाते हैं। कोई व्यक्ति मान लो कहीं ऐसी जगह बैठा है जहां पर वो बिल्कुल बात नहीं कर सकता और हम वहां पर स्टार्ट कर देते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आपको मिलना है, ये करना है, तो ये हंटिंग हो जाएगी। आपको सबसे पहले उसकी सिचुएशन जानना होता है कि क्या वो अभी बात करने की सिचुएशन में है या नहीं है। सबसे पहले बात ये याद रखने वाली चीज है। सेकेंड, आपको FORM टेक्नोलॉजी सबसे पहले जैसे आपकी हेलो हाय हो जाए उसके बाद में फैमिली पे बात करनी है। फैमिली में अगर आप थोड़ा सा गहरा रिलेशन है तो एक एक व्यक्ति का नाम लेके, मम्मी जी कैसे हैं, पापा जी कैसे हैं, भाभी जी कैसे हैं, भैया कैसे हैं, भाई ये कौन क्या कर रहा है, एकदम से ही। उर्मिल सर इसका एक सेटिंग करो ना। यस, ये जय ही कर पाएगा। इसका चलो कल कोई सेटिंग बात करो। नहीं, उसका नाम मिल जाता है, उसका आईडी टर्मिनेट करते हैं अभी हम, डोंट वरी। यस सर। तो उसका क्या करना है, उस व्यक्ति से पहले सिचुएशन जान के फैमिली में से बात करते करते पहली समस्या निकल के आएगी कि उसकी फैमिली में कोई ना कोई बीमारी है। किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई बोलेगा कि यार मम्मी जी को ऐसा प्रॉब्लम है, पापा जी को ऐसा प्रॉब्लम है। आपको अभी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करना है, आपको बातों ही बातों में जानना है कि इस व्यक्ति को क्या समस्या है। अभी जो मैंने नेम लिस्ट बनाई वो आपके सामने रहेगी, उसमें आप नोट कर सकते हैं कि इनको गठिया की प्रॉब्लम है, इनको बैक पेन की प्रॉब्लम है। सही। सेकंड नंबर आता है ओ, ऐप के बाद में ओ, आजकल क्या कमा रहे हो, ऑक्यूपेशन पे आ जाइए। जैसे आप उसके बारे में, धंधे के बारे में बातचीत करते करते कितना कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या नीड है या नहीं है। आपको ऑटोमेटिक वहां से दिख जाएगा कि वो व्यक्ति इनकम को लेके परेशान है या उसके पास जॉब है भी या नहीं। तो आपको एक कॉलम में और लिखने को दूसरी लाइन में पता चल जाएगा कि यार इसको व्यापार की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है। तो आपने क्या किया, FORM करते करते आपने एक उससे रेकी कर रहे हो, उसके बारे में मालूम चल रहा है कि इस व्यक्ति को अगर मैं मेरा बिजनेस देना चाहूंगा तो ये किस पॉइंट पे ये बिजनेस को ज्वाइन कर पाएगा। थर्ड, आप बात कर सकते हैं FOR मीन्स उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। क्या देख, पहले कोई भी पुरानी आपकी दोस्ती हो, पुराने आप कहीं मिले हो, उस बात को आपको रिक्रिएट कर सकते हो। साथ में उसको रेस्ट टाइम भी पूछना है, क्या आप फ्री कब रहते हो, क्या जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी के बाद में आप किस दिन फ्री रहते हो, आपका ऑफ कब रहता है, अच्छा फ्री के दिन आप कहाँ मिलते हो, कहाँ बैठते हो। तो वो आपको सिर्फ रेकी कर रहे हो, अभी उसको बताना नहीं है मैं मिलूंगा, आप उसकी जानकारी ले रहे हो और वो जानकारी आपके पास में नोट हो रही है। FOR, इसके बाद में एक मैसेज, M फॉर मैसेज। मैसेज क्या देना है, आपने 3 जानकारी ली उससे कि उसके घर में बीमारी है या बेरोजगारी है या वो फ्री नहीं रहता है या रहता है, उसकी जानकारी ली। तो आपने एक लास्ट में मैसेज आपको ये करना है, यार माता जी को जो प्रॉब्लम है उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, एक व्यक्ति से बात करके आपको दोबारा कॉल करूंगा कभी। एक आपने छोटा सा मैसेज बोला, आप यार इनकम को लेके परेशान हो, आपके पास में जॉब नहीं है, तो मैं आपके बारे में एक व्यक्ति से बात करके और मैं आपको दोबारा कॉल करूंगा। एक इतना सा मैसेज आपने डाल के उस कॉल को आपको 1 मिनट के अंदर पूरी करनी होती है। अब आपने एक क्यूरियोसिटी छोड़ दी कि यार इस समस्या का मैं सॉल्यूशन देने के लिए आपको दोबारा कॉल करूंगा।
क्या दोबारा वो आप आपके कॉल का इंतजार करेगा? वो बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसकी रियल में आपने जो जो समस्या थी वो फार्मिंग रूप से आपने निकाली है, और उसके लास्ट में एक छोटी सी क्यूरियोसिटी छोड़ी है। जैसे आपने देखा होगा कोई टीवी सीरियल होता है और उसका प्रोग्राम सोमवार से शुक्रवार आता है, लेकिन वो सोमवार को दोबारा आए तो 2 दिन लोग कहीं जाए नहीं, तो एक क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट छोड़ के जाते हैं कि हम सोमवार को ये चीज बताने वाले हैं। तो इस प्रकार एक क्यूरियोसिटी आपने क्रिएट की, ये आपकी फर्स्ट मुलाकात है। और बहुत से लोग यहाँ पर हंटिंग करते हैं, पहली ही मुलाकात में उसको फोन पे ही क्या प्रोस्पेक्टिंग नहीं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं। वो पूछता है भाई क्या है, तो उसको प्लान देना शुरू कर देते हैं, ऐसा है वैसा है, ये प्रोडक्ट है, ए और बी आपको 2 बनाने हैं, इतना पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा और आप तो बन जाओगे। सबसे बड़ी गलती यहां पर हो रही है। आपको बिल्कुल डिफाइन करना है कि प्रोस्पेक्टिंग और प्रेजेंटेशन में अलग अलग डिफाइन रखना है। आपको फोन पे कुछ अभी बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मुलाकात यदि रियल में आप चाहते हो, और ये सारी चीज आप मिलके भी कर सकते हो, आप कॉल पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास में तरीके से लिस्ट बनी हुई है तो 5 लोगों से भी डेली बात कर रहे हो आप घर पे, और उसमें आपको आधा घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन उन 5 में से 1 या 2 व्यक्ति आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो रियल प्रोस्पेक्टिंग आपको FORM फार्मूला लेकर आपको प्रत्येक दिन 5 लोगों से बात कर सकता है व्यक्ति। हम कहते हैं ना 2 से 4 घंटा देना है, वो रियल में आपका टाइम है वो इस प्रकार से पूरा होना चाहिए, फार्मिंग पे होना चाहिए, हंटिंग पे नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आप प्रोस्पेक्टिंग हो गई, वो व्यक्ति बोलता है भाई बताना यार, मैं तो काम को लेके परेशान ही हूँ, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी मुझे धंधा दे दे या कोई जॉब दे दे, तो या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इस बीमारी का इलाज मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा होगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, ऐसा आपको बोल रहा है। आपने बोला कि मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो अभी देखिए 3 नंबर में प्रोस्पेक्टिंग हुई है, अभी इन्विटेशन अलग है। अब आपको सेकंड कॉल करनी है 2 से 3 दिन बाद, कम से कम उसमें 24 से 48 घंटे का आपको टाइम लेना है। और दूसरे तीसरे दिन आप क्या बात करोगे, इन्विटेशन, उसको निमंत्रण देना है। क्या निमंत्रण देना है? आपने जो बात की उसी तरीके से दोबारा सिचुएशन देखोगी, वो बात करने के लायक मूड में है या नहीं है, या सही जगह बैठा है कि नहीं है। जैसे ही वो आपको बिल्कुल राइट लगे तो आपको और कुछ नहीं बोलना है, वही क्वेश्चन जहां आपने बात छोड़ी थी वो बोलना है कि आप बता रहे थे कि मम्मी जी को ये प्रॉब्लम थी और उसके लिए मैंने कहा था आपको कि मैं एक व्यक्ति से बात करूंगा, तो मेरी कल मुलाकात हुई थी और वो परसों मेरे पास आने वाले हैं इधर, तो आप परसों 11 बजे मेरे ऑफिस पे आपको पहुंचना है या मेरे घर पे आपको पहुंचना है। सीधा आपने इनविटेशन, निमंत्रण दिया। जैसे हम किसी प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, भाई ये तारीख है, ये मेरा प्रोग्राम है, इस तारीख को आपको आना है। आपने उसकी समस्या जान ली, वो बहुत परेशान है, आप सीधा निमंत्रण दोगे, वो व्यक्ति आपके पास खुद भी आ सकता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो घर को नहीं छोड़ सकते, दुकान को नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं हो सकते, तो आपको पूछा है आपने कि वो फ्री कब होते हैं, उस समय आप ये भी बोल सकते हैं कि वो आपके शहर की तरफ आने वाले हैं और मैं उनके साथ वहां लेके आता हूं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन करवा देते हैं। तो या तो आप उसको इनवाइट करके खुद बुला लो, या इनवाइट करके आपको जाना है। बिना इंफॉर्मेशन बहुत से लोग ऐसे ही चले जाते हैं और जाके बोलते हैं भाई मैं तो इधर आया था, चाय पीने आया हूँ। वो आपको सुनेगा नहीं, वो आपको चाय पिलाएगा, फिर ये बोलेगा भाई मैं आज तो बिजी हूँ, फिर दोबारा मिलते हैं, आज तो अभी मैं निकल रहा हूँ। अब आप गए वहां 10, 20, 50 किलोमीटर और आपको ये जवाब मिलता है कि भाई मैं अभी तो बिजी हूँ, आपको चाय पीनी थी, आपको पिला दी और आप भी निकलो और मैं भी निकलो। तो हमारा वहां पर ऐसा लगता है हमें यार शिकार आया था लेकिन वो चला गया, क्योंकि आप हंटिंग कर रहे हो, आप डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको तरीके से इन्विटेशन किया, वो व्यक्ति जाते ही आपको रेस्पेक्ट करेगा और बोलेगा भाई क्या था वो बताइए, अभी क्या बताने वाले थे वो बताइए, जो जिससे मेरी लाइफ या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। तो आपको इन्विटेशन तरीके से करके उस व्यक्ति के पास में जाके आपको फिर प्लान शो कर सकते हैं, उससे मुलाकात करके उस समस्या के ऊपर सॉल्यूशन कर सकते हैं। और वहां पर जाते हैं तो यदि आपको सीनियर को साथ लेके जा रहे हैं या अपना व्यक्ति है उसको सीनियर से प्लान करवा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने सीनियर को एडिफाई करना है। एडिफाई ऐसा करना है, कैसा, एक भी बात झूठी नहीं होनी चाहिए उस सीनियर के बारे में, कोई भी गलत चढ़ावा नहीं करना है।
चढ़ा के नहीं बोलना है, जो रियल बात हो वही बोलनी है कि इतने लोगों को ये देके आज इतने एक्सपर्ट हैं और इतने लोगों तक इन्होंने इसका इलाज किया है या इतने लोगों को ये सक्सेस किया है, वो सारी चीज वहां बतानी है। इनका मैंने बहुत बहुत कीमती समय आपके लिए लिया है और आप आज यहाँ से सुनोगे 1 घंटे इनको या आधा घंटे इनको, तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो प्रॉपर आप बच्चों को दूर कर दें और मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें और इनकी बात 100% सुननी है आपको। इनके पास में इतना समय नहीं है, इनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान दें। तो इस प्रकार उसको आप एडिफाई करेंगे तो वो बात को सुनेगा। हम क्या करते हैं, ये गलती यहाँ पर भी करते हैं। जैसे हम जाते हैं उसके बाद एसटीपी सौदा प्लान करने, तो क्या होता है, अगले को एडिफाई करते हैं और हमारे सीनियर को नहीं। सीनियर के लिए तो क्या बोलते हैं, सर की तरफ इशारा करके कि ये जो अभी अपन आए हैं वो गांव के सरपंच साहब हैं और ये बहुत बड़े इंसान हैं, ऐसे हैं। तो सरपंच साहब को और भी बड़ा कर दिया हमने, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमारे सर को बड़ा करना है आपको, हमारे सर का एडिफिकेशन करना है और उनके बारे में ये बोलना है कि सर ये मेरे बहुत गहरे मित्र हैं और मेरी कल मुलाकात हुई थी, इनके प्रॉब्लम है और सर ये बहुत ही अच्छे इंसान है, किसी को निराश नहीं करते हैं, हर बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मतलब उसके बारे में जो आपको चाहिए वो चीजें पहले ही बोल दो, तो वो व्यक्ति अपने आप में क्या सोचेगा, यार मेरी इतनी अच्छाई कर दी तो मुझे अच्छी तरह से सुनना है। तो आपको अपने सीनियर का लेवल ऊपर रखना है और उसका लेवल डाउन रखना है, चाहे वो गांव का सरपंच ही क्यों ना हो। तो आपका जो प्लान है वो 100% आपका पॉजिटिव होगा। तो आपको शो द प्लान की आपको प्रेजेंटेशन अलग से मिलती है, लेकिन प्लान से पहले आप जाओ, उससे इन्विटेशन कैसे किया है, प्लान प्रेजेंटेशन के समय आप कैसे प्रेजेंट हो रहे हो। एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रेजेंटर जो भी हमारा सीनियर जा रहा है उसके सामने उसकी चेयर होनी चाहिए, जिससे आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, आमने सामने बात होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक सोफे पे बैठा दिया, एक तरफ हम बैठ गए, एक तरफ उसको बिठा दिया, तो टेढ़ा हो के अगर प्लान दिखा रहे हो तो वो प्लान 100% क्लोज नहीं होगा। आपको आमने सामने बैठना चाहिए, जिसको प्लान देना है और देने वाला, और आपको भी बीच में बैठना है, आपको तीसरी साइड में बीच में बैठना है। एक और ध्यान रखना है, बहुत से लोगों से मैंने देखा है, मेरी टीम में भी ऐसा है और काफी लोग मैं देखता भी हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा है अपलाइन और प्लान ले रहा है अगला, लेकिन आप बीच में मोबाइल देख रहे हो, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, यार ये अगर मोबाइल देख रहा है तो मैं भी थोड़ी देर देख लूं, तो वो बीच में प्लान सुनते सुनते अपना मोबाइल खोल लेगा। लेकिन यदि आप 100% उस प्लान को देख रहे हो और आप अपनी गर्दन से इशारे करते जा रहे हो, जैसे अपलाइन बोला भाई ये ऐसा है, आप भी उस पर इशारा कर रहे हो, आप भी उससे सहमति दे रहे हो, वो व्यक्ति भी आपको सहमति देगा वहां। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छे से हम शोधा प्लान करके इन्विटेशन के बाद में उसके पास में बैठ के, और लास्ट में जब सीनियर का प्लान फिनिश हो जाए उसके बाद में बहुत से लोग क्या बोल देते हैं, देख लेना बता देना, नहीं, उसको एक थोड़ा सा पुश करना है। पुश कैसे, जैसे आपको पहली बार एक स्विमिंग पूल में जाना है, पानी से आपको डर लगता है, आप उसके पास बैठे हैं लेकिन अंदर नहीं जा रहे हैं कि आप क्या पता कितना गहरा होगा, मैं डूब जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक दोस्त है जो रोज वहां पर काम कर रहा है, वो व्यक्ति आपके कंधे पे हाथ रख के और बोलता है अरे भाई कुछ नहीं, चल मैं साथ में हूँ और अपन दोनों चलते हैं इसके अंदर, या दोनों नहाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके तुरंत भरोसा करके वो कूद जाएगा। तो प्लान होने के बाद में 2-3 चीजें उससे पूछना होता है, भाई आपको क्या सबसे अच्छा लगा इसके अंदर, वो जो भी चीज बोले वही चीज आपको अच्छी लगी थी, ऐसा बोलना भाई यही चीज मुझे भी अच्छी लगी थी, और इसमें देख जो तूने जो समस्या बोली थी उस समस्या का सॉल्यूशन 100% है, और ये मैं बैठा हूं पीछे, भाई स्टार्ट कर, दोनों भाई मिलके बड़ा करेंगे। ये वर्ड आपके मुंह से निकलना चाहिए। मतलब आपने क्या किया कि भाई कुछ नहीं, मैं साथ में हूं ना आपके, इतना आपने फेथ किया, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ क्यों करे उसकी आपको 2-3 क्वालिटी बतानी है। भाई मैं फुल टाइम कर रहा हूँ इसको, भाई मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी इनकम अच्छी आ रही है, मेरी बीमारी ठीक हुई है, जो भी आपको आपके अंदर जो चीज है वो उसको बतानी है उस समय, और उसको फेथ एंड बिलीव कराना है कि मैं इस व्यक्ति के साथ में अगर आता हूं तो ये व्यक्ति मेरी नाव को भी पार लगा सकता है। ये आपको प्लान के बाद में करना है। उस समय अपलाइन को फ्री कर दो और आप उसको लास्ट में अपना फेथ देके उसको क्लोज करना होता है। फिर वो कई बार ऐसा करता है कि सर मैं काम तो कर लूं लेकिन ये ऑब्जेक्शन है। इस फॉलोअप लास्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, फॉलोअप के अंदर आएंगे ऑब्जेक्शन।
और जो व्यक्ति काम करना चाहेगा वो ऑब्जेक्शन जरूर लेगा कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं होगा, मेरे को छोड़ दोगे आप बीच में, भाई इसमें अगर ये चेन बन रही है ये टूट गई तो ये ऐसा होगा, तो उसको आपको उस समय अपलाइन आपके साथ में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको पेन और डायरी देना है और एक ही चीज बोलना है, भाई जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये पेपर ले, इस पे लिख दो, अभी मेरे सर आए हुए हैं, अभी तेरे को इनका सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि हम ही उसका सॉल्यूशन देंगे तो फिर हमारे अपलाइन का वहां क्या रोल है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बोलना है भाई जो भी कोई क्वेश्चन तेरे दिमाग में आ रहा है उसको एक बार लिख, तो वो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन लिख पाएगा और उन क्वेश्चनों को लिखने के बाद में आपको भी हो सकता है आता होगा उनका जवाब, लेकिन आपको नहीं देना है, उसको यही बोलना है कि भाई अगर इनका सॉल्यूशन मिल जाए उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो बोलेगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, इनका सॉल्यूशन हो तो फिर मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो फिर आप अपने सीनियर को, जैसे वो दूर चले गए या पास में बैठे हैं, तो उनसे ऐसे सर थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो साथी थे उनको ये 2-3 सवाल आ रहे हैं, प्लीज सर इनको थोड़ा सा आप और बता सकते हैं, तो वो सीनियर आपको ऑटोमेटिक उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा और उस व्यक्ति से उनके सवालों के जवाब मिल गए तो उस व्यक्ति के पास कोई सवाल नहीं बचेगा, तो उसका आपने अच्छे से उसको क्लोज करने में मदद हो जाएगी। यही सच्चा फॉलोअप है। और एक फॉलोअप ये होता है कि वो बोल देता है कि 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, तो 2 से 3 बार अगर उसका फॉलोअप ले लिया और फिर भी वो आपको बहाने बना रहा है तो वो उस कैटेगरी में नहीं है जो डिसीजन कर सके। कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट है उसका कि उसका डिसीजन मेकर कोई और है, वो व्यक्ति किसी और पर विश्वास कर रहा है या और के कहने में आ रहा है, तो उसको थोड़े दिन के लिए आपको एक चीज बोलना है, भाई जैसे ही आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बोलना, मेरा काम था आपको जो बताया वो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बताया था और मैं तो उसको बहुत अच्छा कर रहा हूं। अब उसके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी आ जाएगी, यार मेरी जरूरत नहीं है इसको, ये तो मेरी जरूरत के लिए आया था, क्योंकि आपकी जरूरत अगर आपने उसको बता दी तो वो व्यक्ति एक ही चीज सोचता है कि यार इसका फायदा होगा कुछ। और कोई भी व्यक्ति हमारे फायदे के लिए नहीं आएगा, उसका खुद का बेनिफिट आपने दिखा दिया और उसके बाद में बोलेगा भाई हमारा काम था दिखाना, तेरी जो समस्या तूने बताई थी उस समस्या का निदान है कि नहीं है, आप उस समस्या से निकल सकते हो नहीं निकल सकते हो, ये आपको सोचना है। बाकी मैंने बता दिया, आप 1-2 दिन में मुझे कॉल कर देना तो मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा, तो आप तेरे को ये पार्टनरशिप दिला सकते हैं या तेरे को हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। हमें लास्ट में ये भी बोल सकते हैं, हमें 2-4 अच्छे लोगों की यहाँ जरूरत है इस शहर में, तो हमें कोई और अगर आ गया तो उसके बाद में आपकी हो सकता है आपको कहाँ पर ये बिजनेस मिले या नहीं मिले। तो इस प्रकार फॉलोअप के अंदर ऐसी चीज क्यूरियोसिटी छोड़ो कि उसकी जरूरत आनी चाहिए, वहां आपका फायदा नजर नहीं आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें देखते हैं कि यार ये जुड़ जाए तो मेरा आज बोनस बन जाएगा, हम हमारा लालच देखते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई तू आजा, तू देख ले, तू कम दे दे, तू ज्यादा दे दे, ये ऐसी बहुत चीजें मैंने देखी है, वो चीजें वहां नहीं करनी है। हमें उसका बेनिफिट जो बताना है वो बताओ और उसको ये बोलना है ये तेरा फायदा था मेरा फायदा नहीं। तो हम इसका फॉलोअप करते हैं, साथ में 24 से 48 घंटे में ही फॉलोअप करना है। फॉलोअप को बैठकर मिलकर करना होता है। और एक चीज और बता दूं, फॉलोअप करने जाओ उस समय ऐसी जगह बैठो जहां पर कोई न कोई मिठाई खाने वाली जगह हो, और उसको सबसे पहले जैसे जलेबी है तो 100 ग्राम जलेबी लेके पहले उसको खिलाओ और उसके बाद में उससे फॉलोअप लो। आपका 90% क्लोज होने के चांस होंगे अगर मीठा खा के बात करोगे। मैंने देखा है, क्योंकि वहां रिलेशन मजबूत हुआ, आप बैठोगे फिर बातचीत करोगे, वो उनके जो सवाल चल रहे थे ना आपको मना करने के लिए, वो सवाल भी अंदर से बाहर नहीं आएंगे उसके, और वो पॉजिटिव बोल जाएगा आपको। तो फॉलोअप में आपको उसका ऑब्जेक्शन जो है उसको तरीके से हैंडल कराना है और साथ में उसको बैठकर फॉलोअप लेना है, क्या उसकी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका काफी वो मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि यार मेरा कैजुअल है, ये मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनता, तो उस समय भी आप अपने अपलाइन को लाइन पे लेके उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कराना है। तो आज मैंने ये सारी चीजों पे जितनी मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आपको दी है, और टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया लेकिन ये देना जरूरी था। तो अभी आगे की मैं फॉर्मल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे की कार्रवाई ये करें, सर करें। और ये 5 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन चीजों को अगर आपने लिखा है यूज करोगे